गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये किस बारे में है और किस लिए बनाया गया था। जो इसका प्रियम्बल है वो इसका पूरा इंट्रोडक्शन अपने आप में दे देता है। प्रियम्बल बोलता है जहाँ पे भी एक सर्टेन पार्ट्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए और उनको अमेंड करने के लिए जो ज़रूरत है उनके लिए इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाया गया है। इसका जो शॉर्ट टाइटल होगा वो होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मतलब भारतीय संविदा अधिनियम 1872। और जो इसका एक्सटेंट होगा अर्थात इसका जो विस्तार होगा वो पूरे देश में होगा, टू होल ऑफ द इंडिया। पहले जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल नहीं आया था उसके पहले इसका जो एक्सटेंट था वो होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू नहीं होता था। और रीऑर्गेनाइजेशन बिल के आने के बाद इसका विस्तार पूरे इंडिया में कर दिया गया है। ये लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को, 1 सितंबर 1872 को, और ये बन के कंप्लीट हुआ था 25 अप्रैल 1872 को, अप्रैल 25 1872। ये जो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट है ये फर्स्ट सेक्शन का पार्ट है। फर्स्ट सेक्शन में ही सेविंग क्लॉज दिया हुआ है। सेविंग क्लॉज ये बोलता है कि इस एक्ट में दी गई कोई भी बात अभिव्यक्ति रूप से अगर निर्दिष्ट नहीं किया गया है किसी एक्ट को या किसी लॉ को, तो उसको इसके कंट्रेरी नहीं माना जाएगा। मतलब इस एक्ट की कोई भी चीज अफेक्ट नहीं करेगी किसी दूसरे एक्ट की किसी बात को, जब तक कि एक्सप्रेसली उसको बोला ना गया हो कि ये अफेक्ट करेगा। और कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इस लॉ से, इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं है, उसको भी ये एक्ट किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। ये है इसका प्रियम्बल और फर्स्ट सेक्शन। इसके आगे हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज, निर्वचन का। सेक्शन 2 जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में बात करता है। इसका मतलब ये है कि आगे जिन शब्दों को इसमें समझाया गया उनका मीनिंग पूरे एक्ट में उसी प्रकार से लगाया जाएगा जो आगे डिफाइन। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन सब क्लॉज ए, वो ये बोलता है अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग अ सर्टेन एक्ट विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर। इसका मतलब ये है प्रपोजल कब किया गया माना जाएगा। उस कोई भी पर्सन जब अपना अपनी इच्छा जाहिर करता है किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी कार्य को करने से रोकने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को, तब ये माना जाएगा कि ही हैज मेड अ प्रपोजल, या उसने एक प्रस्थापना की है। सब क्लॉज बी बात करता है when a person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को प्रपोजल किया गया था, प्रस्तावना की गई थी, अगर वह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है तो ऐसा ये कहलाएगा कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगर वो अपनी हामी भर देता है, अगर वो अपनी एसेंट सिग्निफाई कर देता है। और उसी क्लॉज में ये बोला गया है कि अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एक कोई भी प्रपोजल, एक प्रस्तावना, अगर उसके उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर उसके लिए हामी भर दी जाती है, तो वो एक प्रॉमिस बन जाती है, मतलब वचन बन जाता है। सब क्लॉज सी बोलता है कि जो व्यक्ति जिसने प्रस्थापना की है, जिसने प्रपोज किया है, उसको प्रॉमिसर बोला जाएगा। और जिसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, जिसने वो प्रस्तावना एक्सेप्ट की है, उसको प्रॉमिसी बोला जाएगा। सब क्लॉज डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसिडरेशन के बारे में बात करता है। ये बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन डज समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग,
or promises to do something or abstain from doing something. Such act or abstinence or promise is called consideration. इसका मतलब ये है कि जो प्रोमिसर मतलब जिसने प्रपोजल किया है उसकी इच्छा अनुसार उसके डिजायर पे अगर प्रॉमिसी जिसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है वो प्रॉमिसी कहलाता है, तो उसके प्रपोजल करने वाले अर्थात प्रॉमिसर के इच्छा अनुसार अगर कोई प्रॉमिसी या कोई और पर्सन कोई कार्य करता है या किसी कार्य को करने से रुकता है या फिर किसी कार्य को करने की का वादा करता है, प्रॉमिस करता है, या किसी कार्य को ना करने का प्रॉमिस करता है, तो वो कार्य या उसको ना करने का प्रॉमिस या उसको करने का प्रॉमिस कंसिडरेशन कहलाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। क्लॉज सब क्लॉज ई बोलता है एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन इज एन एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि एक प्रॉमिस और एक कंसिडरेशन मिलके एक एग्रीमेंट बनाते हैं। उसमें कितने भी प्रॉमिस हो सकते हैं और कितने भी कंसिडरेशन, नंबर ऑफ प्रॉमिस या नंबर ऑफ कंसिडरेशन लिमिटेड नहीं है। जब ये एक सेट बन जाते हैं तो ये मिलके एक अग्रीमेंट बनाते हैं। सब क्लॉज एफ बोलता है promises which form the consideration for each other are called reciprocal promise। इसका मतलब ये है कि जब एक प्रॉमिस के बदले में दूसरा कोई प्रॉमिस किया जाता है, सेम वो डिजायर वाली बात है, प्रपोजर के डिजायर पे अगर सामने वाला पर्सन अर्थात प्रॉमिसी एक और प्रॉमिस करता है तो वो एक कंसिडरेशन के रूप में काम करता है, और जब ऐसा कोई कंसिडरेशन होता है तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाता है। मतलब एक प्रॉमिस के बदले में उसके कंसिडरेशन में भी एक प्रॉमिस किया गया है। सब क्लॉज जी बोलता है एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है अर्थात लॉ के द्वारा उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, वो वॉइड। वॉइड का मतलब ये होता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लॉ की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको प्रवर्तनीय नहीं, उसको प्रवर्तन नहीं करवाया जा सकता कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। सब क्लॉज एच बोलता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स करवाया जा सकता है, मतलब प्रवर्तन करवाया जा सकता है उसका, सामने वाला, प्रवर्तन का मतलब होता है कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को लॉ के द्वारा फोर्स कर सकती है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट का पालन करे। अगर उसका ये पावर उस पार्टी के पास है लॉ के द्वारा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, और अगर ये पावर उसके पास नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड हो जाएगा एग्रीमेंट। सब क्लॉज आई बोलता है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ at the option of one or more parties but not at the option of other is a voidable contract। इसका मतलब ये होता है हर कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टी है उसमें से एक पार्टी के पास उसको इन्फोर्स करवाने की पावर है पर दूसरे पार्टी के पास उसको इन्फोर्स कराने की पावर नहीं है। तो जिस पार्टी के पास उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने की पावर है उसके ऑप्शन पे वो वॉइडेबल रहेगा। मतलब एक पार्टी के ऑप्शन पे वो इन्फोर्सेबल है और दूसरे के में नहीं, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सब क्लॉज जे बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन फ्यूचर आने वाले समय में लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, वो तब वॉइड हो जाएगा जब उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। इसका मतलब ये है कि हो सकता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट से वो इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता तब से वो वॉइड हो जाएगा। अब इन दो सेक्शंस के हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं जो दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्फोर्स्ड। इसका मतलब यह है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब इन्फोर्स किया गया। इसके ऑप्शन है सितंबर 1 1872, 1 सितंबर 1872, सितंबर 1 1874, अप्रैल 25 1872 एंड अप्रैल 25 1872। आंसर होगा सितंबर 1 1872। एक और जो कंफ्यूजिंग हो सकता है वो है अप्रैल 25 1872। और हमको ध्यान रखना है कि अप्रैल 25 1872 को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन के तैयार हुआ था। इन्फोर्सेबल इन्फोर्समेंट डेट है उसकी सितंबर 1 1872। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके ऑप्शंस है होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ओनली टू द जम्मू एंड कश्मीर सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है होल ऑफ द इंडिया एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। अब इसका आंसर होगा सी, होल ऑफ द इंडिया। जब अपन पढ़ रहे थे इसके एक्सटेंट के बारे में तब मैं बताया था आपको कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आने के पहले तक के इसका जो आंसर होता वो होता होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तब जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू नहीं होता था। रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बाद जिन एक्ट्स का एक्सटेंट बढ़ाया गया उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, इसलिए अब वहां भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होता है। अगला क्वेश्चन है हु कैन एक्सेप्ट अ प्रपोजल। इसके ऑप्शंस हैं, इसका मतलब ये है कि एक प्रपोजल को कौन एक्सेप्ट कर सकता है। इसके ऑप्शन है पहला पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, सेकेंड ऑप्शन है रिलेटिव ऑफ द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, थर्ड ऑप्शन है एनीवन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसके लिए हमको सेकेंड जो सेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे इंटरप्रिटेशन क्लॉज, उसका हमको सेक्शन बी बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और उसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, इसका मतलब ये है कि जिसको प्रपोजल किया गया है, जिसको प्रस्तावना की गई है, केवल वही पर्सन जब उसको एक्सेप्ट करेगा तभी वो एक्सेप्टेंस कहलाएगा, उसके अलावा नहीं। इसके कुछ चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे कि अगर कोई थर्ड पर्सन करता है तो क्या होगा और क्या उसको माना जाएगा। प्रीवी टू कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉन्सेप्ट आगे आएगा, उसके टाइम पे हम इसके बारे में और जानेंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि किसी भी प्रपोजल को सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको वो प्रपोजल किया गया है, उसके अलावा कोई भी नहीं। और फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन डज अ प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस। इसके ऑप्शंस हैं when the proposal is made, second है when proposal is rejected, third है when proposal is accepted and fourth है none of the above। इसका मतलब यह है कि एक प्रपोजल प्रॉमिस कब बनता है। सेम सेकंड जो सेक्शन हमने पढ़ा है उसी क्लॉज में सब क्लॉज बी में ही जो आखिरी लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि when a proposal is accepted it becomes a promise। इसका मतलब ये है कि एक प्रपोजल को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बनता है।